नेक्स्ट हम लोग मूव करते हैं इलास्टीन। इलास्टीन वर्ड से ही एक टर्म हमें क्लियर हो रहा है। इलास्टीन, हाँ, इलास्टीन से वर्ड क्या क्लियर हो रहा है? इलास्टिसिटी। अगर आप देखें तो ये क्या बता रहा है? इलास्टिसिटी के बारे में। ठीक है, तो अगर आप अपनी स्किन को ऑब्जर्व करें तो क्या होता है कि स्किन हमारी कैसी होती है? इलास्टिक नेचर की होती है, यानी आप उसको इस अपनी स्किन को पकड़ के थोड़ा खींचेंगे, स्ट्रेच करने की कोशिश करेंगे, फिर वो अपनी पोजीशन पे आ जाएगी, फिर स्ट्रेच करेंगे, फिर अपनी पोजीशन पे। तो यानी जो कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन का ये जो प्रोसेस हो रहा है, इट इज़ एक्चुअली इज़ गवर्न बाय अ इलास्टिन प्रोटीन। ये जो इलास्टिन प्रोटीन है ये तो समझ में आ गया कि स्किन में पाया जा रहा है, पर आप देखें तो लिगामेंट्स में आप इसको देख सकते हैं, लिगामेंट्स में भी पाया जाएगा, क्योंकि हमें उस तरह का नेचर वहाँ उन टिश्यूज़ में भी चाहिए होता है। अगर आप देखें आर्ट्रियल ब्लड वेसल सिस्टम में वहाँ भी पाया जाएगा। तो यहाँ पे हमें कैसे नेचर या एलिमेंट्स की ज़रूरत होती है जो कि बहुत ही हाईली इलास्टिक फाइबर्स हों। ठीक है, तो इन तरह के इन जगहों पे क्या होता है? बहुत ही लार्ज क्वांटिटी में इलास्टिक प्रोटीन पाई जाती है, जिसको आप कहते हैं इलास्टिन। ठीक है, हालांकि अगर देखा जाए तो इसका जो इलास्टिन प्रोटीन है कुछ कुछ चीज़ों में ये कोलेजन से रिलेट करती है। जैसे कोलेजन में अगर फाइनल कंपोनेंट हम लोग देख रहे थे सिंथेसिस में, तो क्या बन रहा था? ट्रोपोकोलेजन, याद होगा। और यहाँ पे भी ऐसा ही चीज़ बनती है जिसको हम कहते हैं ट्रोपोइलास्टिन। ठीक है, तो ट्रोपोकोलेजन क्या था? एक तरह का कोलेजन फाइब्रिल है। ठीक है, जो फिर मल्टीपल कोलेजन फाइब्रिल मिलके क्या बना रहे थे? कोलेजन फाइबर। उसी तरीके से ट्रोपोइलास्टिन क्या होता है? एक तरह से इसको बोल सकते हैं इलास्टिन फाइब्रिल्स। तो अगर आप वहाँ से रिलेट करें तो एकदम एक जैसा ही साउंड होगा। ठीक है, तो अब अगर अगर कभी कोई अंतर डिफरेंस पूछ लिया जाए इलास्टिन और कोलेजन में, तो आप आराम से बता सकते हैं यहाँ पे क्या है? ट्रोपोकोलेजन, यहाँ क्या है? ट्रोपोइलास्टिन। कोलेजन की सिंथेसिस में आपने बहुत सारे इवेंट देखे कि क्या क्या प्रोसेस से वो गुजरता है। और ट्रोपोकोलेजन में हम लोगों ने क्या देखा था कि यहाँ पे हाइड्रोक्सिल प्रोलीन और हाइड्रोक्सिल लाइसिन दोनों ही प्रेजेंट होता है। ठीक है, पर यहाँ पे क्या होता है? यहाँ पे हाइड्रोक्सिल लाइसिन नहीं पाए। कुछ अमाउंट में हाइड्रोक्सिल प्रोलीन हो सकता है, पर हाइड्रोक्सिल लाइसिन नहीं पाया जाता। इट इज़ एक्चुअली एब्सेंट। राइट, ओके। अब ये जो ट्रोपोइलास्टिन है, ये जो है बेसिकली दीज आर रिच इन ग्लाइसिन अमाइनो एसिड रेसिड्यूज। ठीक है, अगर आपको इसमें पूछा जाए तो इसमें क्या होगा? इसमें तो हमें पता है, हमें ग्लाइसिन XY के रिपीटेड स्ट्रेच मिलते हैं। ठीक, पर यहाँ पे क्या है? हमें ग्लाइसिन का अमाउंट बहुत ज़्यादा मिल रहा है। ठीक, ग्लाइसिन अमाइनो एसिड रेसिड्यूज होते हैं, और साथ साथ में जो दूसरे अमाइनो एसिड प्रेजेंट होते हैं वो होते हैं लाइसिन और एलेनिन। अब जैसे ये सब चीज़ें आप लोगों को बहुत ध्यान में रखनी है कि यहाँ लाइसिन एंड दिस इज़ एलेनिन और ग्लाइसिन। कंपैरेटिवली ग्लाइसिन ज़्यादा होता है, बट लाइसिन प्रेजेंट होता है और एलेनिन प्रेजेंट होता है। ठीक, ओके, तो ये जो चीज़ है इसमें जो भाई अल्फा हेलिकल पोर्शन जो बनेगा, इसमें क्या होता है? ये स्ट्रेच होता है, सॉरी, ये आप इसको स्ट्रेच करेंगे तो ये आराम से स्ट्रेच हो जाएगी, फिर अपनी पोजीशन को दोबारा रीगेन कर सकती है। ठीक है, तो ये जो इनका जो स्ट्रेचिंग एलिमेंट होता है वो इस तरीके से रिटेन रहता है। क्लियर? इसमें जो है, अगर आप सोच रहे होंगे, इसमें हम लोग ट्रिपल हेलिक्स वर्ड यूज़ करते हैं। ठीक, अब इसका सारा चीज़ कैसे बनता है सब कुछ हम लोग बात कर चुके हैं, पर इसमें हम लोग क्या यूज़ करेंगे? हम लोग यूज़ करेंगे रैंडम। दीज आर एक्चुअली रैंडम कॉइल्स। ठीक, और रैंडम कॉइल्स की प्रॉपर्टी ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं। ओके, सो अब यहाँ पे आप देख रहे होंगे
जहाँ जहाँ पे लाइसीन है, ठीक है, क्योंकि लाइसीन पाया जा रहा है तो लाइसीन यस ये क्रॉस लिंकिंग में हेल्प करता है, क्रॉस लिंकिंग में हेल्प करता है, ठीक है, क्रॉस लिंकिंग में हेल्प करता है। और भाई लगभग 4 लाइसीन जो रेसिड्यूज़ हैं वो इस तरीके से इंटरकनेक्टेड होते हैं कि ये याद रखना है 4 लाइसीन रेसिड्यूज़ वो इस तरीके से आपस में इंटरकनेक्टेड होते हैं कि ये बहुत मेजर रोल प्ले कर रहे होते हैं क्या करने के लिए, उस पॉलीपेप्टाइड को इलास्टिक नेचर प्रोवाइड करने के लिए, ठीक है। तो ये याद रखना है 4 लाइसीन रेसिड्यूज आर इंटरकनेक्टेड टू ईच अदर और यू कैन से दैट दे आर इन्वॉल्व इन इंटर फाइबर क्रॉस लिंकिंग, ठीक। तो ये भी कह सकते हैं कि इस तरह का ये जो है ये इसकी प्रॉपर्टी है पर ये कोलेजन में नहीं। तो यहाँ पे जो हमने कोलेजन के बारे में इसको इससे कंपेयर करते हुए चले तो ये भी ध्यान में रखना है, ठीक है। सो दीज आर सम इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट्स। ओके, तो ये जो है बेसिकली ये जो 4 लाइसीन रेसिड्यूज़ हैं, 4 लाइसीन रेसिड्यूज़ दे कैन बी converted to desmosine, ठीक है, they can be converted to desmosine therefore and also playing important role in elastin function or elasticity function of elastin protein, clear। अब यहाँ पे भी थोड़ा सा हम लोग इस चीज़ को देख लेते हैं कि यहाँ पे क्या दिया हुआ है, टिश्यूज़ लाइक लिगामेंट्स, tissues like ligaments and arterial blood vessels need highly elastic fibers. We have discussed this. Therefore, such tissues contain large quantities of an elastic protein known as elastin or tropoelastin. We have covered this. Encoded by E-alin gene, जैसे कोलेजन में क्या थी, कॉल जीन। अब आप एक और डिफरेंस अराइज कर सकते हैं अपने नोट्स में। Contain large amount of yes glycine, alanine, valine किसी अगर देखा जाए बुक में सिर्फ ग्लाइसिन एलेनिन ही मेंशन किया होगा या और लाइसिन इंक्लूडिंग द लाइसिन generally occur as random coils. This is important. The primary structure of these proteins contains significant amount of lysine residues that are probably involved in inter-fiber cross-linking. ठीक, these are important information. 4 lysine residues are interconnected. Inter-fiber जो cross linking यहाँ पे between inter-fiber cross linking किस में देखी जाती है, lysine residues. But it is different from collagen. collagen में अलग तरीका होता है, वो हम लोग देख चुके हैं। वहाँ L lysine का formation होता है, L lysine, 2 L lysine या 1 L lysine, ये सारी चीज़ हम लोग देख चुके हैं। There are fewer cross links because 4 polypeptide chains are cross linked at the same time that makes the structure highly interconnected and rubbery network. Rubber element कौन दे रहा है, इस तरीके का हाई जो क्रॉस लिंकिंग हो रही है वो उससे हमें ये रिजल्ट मिल रहा है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोगों का क्या बचा था, बीटा केराटिन बचा हुआ था। बीटा केराटिन, क्योंकि हम लोग ने जब केराटिन स्टार्ट किया था तो हमने बोला था 2 तरीके के होते हैं, अल्फ़ा और बीटा, पर वहाँ पे हम लोगों ने मेंशन नहीं किया। क्यों? क्योंकि अल्फ़ा केराटिन अगर हम लोग देखें तो अल्फ़ा केराटिन में हम लोग हेलाइसिस की बात कर रहे थे या अल्फ़ा चेन्स, हाँ हेलिक्स की बात कर रहे थे, सॉरी हेलिक्स की बात कर रहे थे। पर बीटा केराटिन में किसका काम हो जाता है, बीटा शीट्स का काम हो जाता है। तो ये ध्यान में रखना है कि आप अल्फ़ा केराटिन और बीटा केराटिन में जो है डिफरेंस जो है वो बता सकते हैं, ठीक है। तो एक्चुअली जो बीटा केराटिन कहाँ पे प्रेजेंट होता है वो आप लोगों ने सुना होगा, फाइब्रोइन प्रोटीन होती है, प्रोटीन विच इज़ अ काइंड ऑफ सिल्क प्रोटीन एंड इज अ प्रोटीन विच इज़ बेसिकली formed by what moths or insects or a spider, right? और ये जो है पॉलीपेप्टाइड चेन, ये जो बीटा केराटिन है ये जो है किसकी बनी होती है, एंटी पैरेलल बीटा शीट। इन व्हाट अकॉर्डिंग टू द कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू आपको क्या क्या इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करनी है कि भाई ये कहाँ प्रेजेंट है, फाइब्रोइन ये क्या होता है, सिल्क प्रोटीन कहाँ पे बेसिकली ये जो प्रोटीन है इसमें क्या सेकेंडरी स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, एंटी पैरेलल बीटा शीट,
ठीक है, सेकेंडरी स्ट्रक्चरल मोटिव भी हम लोग कह सकते हैं, एंड दिस इज ओनली रिफर्ड एज बीटा केराटिन। ठीक है, और अगर हम लोग देखा जाए जो बीटा केराटिन होता है, इसमें जो अमाइनो एसिड्स पाए जाते हैं दे आर बेसिकली एलानिन एंड ग्लाइसिन। ठीक है, तो इसमें एलानिन और ग्लाइसिन बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं। ठीक है, और अगर देखा जाए यहाँ पे भी वही बात लिखी हुई है, द कंपोजिशन ऑफ अमाइनो एसिड इज डोमिनेटेड बाय ग्लाइसिन एंड यस वन मोर कंपोनेंट सेरीन एंड एलानिन। अगर और दो ऑप्शन में दिया है तो यू कैन ऑप्ट फॉर ग्लाइसिन एंड एलानिन। ठीक है, इट डिपेंड्स। ठीक है, अगर तीसरा भी दिया हुआ है देन यू कैन ऑल्सो इंक्लूड सेरीन। ठीक है, दूसरी इन्फॉर्मेशन क्या है, एंटी पैरेलल शीट आप लोग जानते हैं, स्ट्रक्चर भी जानते हैं, एक चेन N to C, दूसरी चेन C to N, और हर एवरी अल्टरनेट पोजीशन पे क्या होता है, ग्लाइसिन होता है। तो ये हर अल्टरनेट पोजीशन पे ग्लाइसिन प्रेजेंट होना उसको क्या करेगा, और ज़्यादा प्रॉपर बॉन्डिंग पैटर्न लाएगा और अच्छा प्लानर स्ट्रक्चर लाएगा, जिससे क्या होगा, ये जो प्रोटीन है थोड़ी रिजिड और स्ट्रांग होगी। ठीक है, और हम लोग ये देख चुके हैं कि ये जब हम लोग बीटा शीट हम लोग पढ़ रहे थे तो हम लोग ने क्या देखा था कि भाई यहाँ पे भी क्या होता है, आर चेन्स का जो चेन्स होती हैं उन वो किस तरह से अरेंज होती है, ऑल्टरनेट फैशन में अरेंज होती हैं। तो ये ऑल्टरनेट फैशन में अरेंज होने से फ़ायदा क्या मिलता है कि इंटरलॉकिंग बहुत अच्छे से हो पाती है इन एंटी पैरेलल बीटा शीट। एंटी पैरेलल बीटा शीट वैसे ही प्लानर स्ट्रक्चर ओरिएंट करता है, क्यों, क्योंकि उसमें कंटिन्यूस पैटर्न में आपके हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहे हैं जो कि हम लोग प्रीवियसली डिस्कस कर रहे हैं, और ऊपर से ऑल्टरनेट पोजीशन पे एक ही अमाइनो एसिड का आना वो क्या कर रहा है, देखिए एक ही पोजीशन पे आना मतलब एक अमाइनो एसिड प्रेजेंट है और वो बहुत ही परफेक्ट हर बार एक पोजीशन पे आ रहा है, तो उससे होगा क्या है, सिमिलैरिटी डेवलप होगी। तो जितनी सिमिलैरिटी और प्लानरिटी डेवलप होगी उतना ही इंटरलॉकिंग वो प्रोटीन बनेगी या स्ट्रेंथ या स्टेबलाइज हो पाएगी। ठीक है, और अब जैसे देखा जाए अभी तक हम लोगों ने देखा, चाहे वो इलास्टिन हो या हेलिक्स क्या होते हैं, हम लोग ने अल्फा केराटिन में भी देखा कि अगर हम लोग स्ट्रेच करें तो ये स्ट्रेच हो जाती है। पर अब आप अगर इमेजिन करें कि जो बीटा शीट्स होती हैं वो इस तरीके से एक दूसरे से इंटरलॉक्ड हैं बिकॉज ऑफ दिस हाइड्रोजन बॉन्डिंग पैटर्न एंड बिकॉज ऑफ दिस अल्टरनेट प्रेजेंस ऑफ ग्लाइसिन रेसिड्यू, उससे क्या होगा, वो जो शीट है वो इतनी ज़्यादा स्टैक्ड और इतनी अच्छी हो जाएगी, क्योंकि वहाँ पे क्या होगा, हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ साथ अब जो लगने वाला वैन डर वाल्स फोर्सेस है वो भी क्या होगा, वो भी स्ट्रांग होगा। ठीक है, जिससे क्या होगा कि वो जो शीट है वो स्ट्रांग होगी। अब आप इसको अगर सिल्क को अगर आप ले और उसको स्ट्रेच करें तो वो क्या होगा, वो स्ट्रेच नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पे मेंशन भी है दीज शीट्स आर इंटरलॉक्ड एंड दीज आर सम इम्पॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज दैट यू शुड रिमेंबर, राइट। उससे क्या होगा, सिल्क जो है एक रिजिड मटेरियल की तरह बिहेव कर रहा है और स्ट्रेचिंग को रेजिस्ट करेगा। ठीक है, ये सब भी इम्पॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज हैं। कहाँ प्रेजेंट होता है, तो सिल्क, फेदर्स, स्केल्स और सम टिश्यूज़ में। ठीक है, तो अगर पूछा जाए कि क्यों नहीं हम अगर हमने सिल्क लिया हुआ है और उसको हम स्ट्रेच कर रहे हैं तो वो क्यों नहीं ही स्ट्रेच हो रहा है, तो आप कहेंगे क्यों, क्योंकि वो बीटा शीट पैटर्न में है। तो बीटा शीट पैटर्न में तो उससे क्या फ़ायदा है, बीटा शीट पैटर्न ऑलरेडी एक्सटेंडेड फॉर्मेट में है। अल्फा हेलिक्स में क्या होता है, वो तो स्प्रिंग लाइक है। ठीक है, यहाँ पे क्या है, अब उसको स्ट्रेच नहीं कर सकते हैं, तो ये होता है कि आप जो है वो बहुत आप उसको फ्लेक्सिबिलिटी के साथ, ठीक है, तो दिस मेक इट अ वेरी रिजिड स्ट्रक्चर।